हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगा रिगार्डिंग रिड्यूस सिलेबस ऑफ आईसीएसई क्लास 10th, मतलब इस सेशन का, डेट इज 2021। तो देखिए, आपको पता है कि ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जामिनेशन इस बार हर बार की तरह मार्च में कंडक्ट नहीं होंगे। जब मार्च में कंडक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधा साधा है कि हमारे पास काफी एक्सटेंशन है। मतलब एक तो हमारे पास देखा जाए तो टाइम पीरियड ज्यादा है और इस बार जो सिलेबस है डेट इज लेस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, है ना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं काफी हद तक कम हो गया है। जब काफी हद तक सिलेबस कम हो चुका है, टाइम ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो आपका साइंस और मैथ्स का सिलेबस होगा। फिर परेश सर आपके लिए लेके आएंगे बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस का डिस्कशन। साथ में इस सिलेबस के मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर रखी है, तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड डाउनलोड योर पीडीएफ फाइल फ्रॉम देयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी के सेक्शन के बारे में। तो बायो के सेक्शन में अगर मैं सबसे पहले पार्ट बेसिक बायो पे जाऊं तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले पार्ट से क्या आने वाला है, सेल साइकिल जिसमें इंटरफेज और मायोटिक फेज है। अब यहां पर पता करने वाली बात यह है कि देखो, सबसे पहले सेल डिवीजन में आपसे कह दिया गया कि मिटोसिस और उसकी स्टेजेस आने वाली हैं। उसके बाद बोला बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मायोसिस एज अ रिडक्शन डिवीजन, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो आप स्टेजेस पर नहीं जाने वाले। फाइन। उसके बाद अ ब्रीफ आइडिया ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू वेरिएशंस, यह आपका सिलेबस में है। और इसके बाद आ जाती है सिग्निफिकेंस एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मायोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सिलेबस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है, लेकिन जो है उसे आप ढंग से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत बहुत चांसेस हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स 90% एंड अबव सिक्योर कर सकते हैं, पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। तो इसे हल्का मत लीजिएगा, टाइम है तो उसका अच्छे से उपयोग करें, क्योंकि एक बार ये मार्कशीट बन जाएगी फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है, इजंट इट? आप इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते और ये सब जगह वैलिड रहने वाली है। फाइन। फिर उसका सेकंड पार्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें आपको देखना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विद एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, जीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर। तो आप यहां पर देख रहे हैं पहले क्या होता था, सिलेबस में डिटेल्ड वर्जन में हम जाते थे जिसमें सेल का डिस्कशन करते थे, टिश्यूज वाला पार्ट आता था। अब उस टाइप से आपको यहां पे स्टडी नहीं करनी है, जस्ट गो थ्रू दी सिलेबस। फाइन। फिर अगर सेकंड पार्ट पे बात करें तो इसमें आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, टर्गिडिटी, फ्लैसिडिटी। और जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं ना, ये केवल सुनने में ही खतरनाक लग रहे हैं, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। जिसने नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक डेमो वर्जन लेके आऊंगा क्लास का, या फिर उसे क्रैश कोर्स टाइप कह सकते हैं, जिसमें आप ये समझेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स हैं, बस वो क्लियर हो गए तो ये चीज आपको याद हो गई। अभी आपको एक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा। तो यहां पर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, द राइज ऑफ वाटर अप टू जाइलम, फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप, understanding of the processes related to absorption of water by roots, characteristics of roots which make them suitable for absorbing water, structure of single full grown root hair, a general idea of cohesive adhesive forces and transpirational pull। उसके बाद आते हैं experiment to show the conduction of water through the xylem। अच्छा, यहां पर ये पढ़ लो, सिलेबस तो है ही। अब इसकी जैसे बेसिक अगर इंट्रोडक्शन की बात कर लूं, यहां पे जब ये आप पढ़ रहे होते हैं तो जाइलम और फ्लोएम नाम से ही खतरनाक लगता है। तो सबसे बढ़िया अगर आपको याद करना है कि वाटर कौन इंटेक कर रहा है, बाकी मिनरल्स कौन इंटेक कर रहा है, तो जो याद करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल से फ्लोएम लिखा है तो फ्लोएम में वर्ड क्या आ रहा है, फ्लो, फो, है ना। तो फो से आप बस याद से याद कर लीजिएगा फूड, दैट्स इट। जब आपका फ्लोएम वाला पार्ट फूड या मिनरल्स को डील कर रहा है तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट क्या है, जाइलम, ये किसको डील कर रहा है, ये वाटर के साथ डील कर रहा है। खैर, ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। ये बस मैंने एक आइडिया दिया कि हर चीज को आप आसान बना लीजिए, हर चीज को वो रटने की जरूरत नहीं कि हमने रटा और उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो सबसे गंदा तरीका होता है। फाइन। फिर आ जाते हैं ट्रांसप्रेशन वाले पार्ट पर। तो इसमें आपकी प्रोसेसेस एंड सिग्निफिकेंस, Genong's potometer and its limitation, the factors affecting the rate of transpiration, experiments on transpiration, a brief idea of guttation and bleeding। तो अभी guttation bleeding क्या है
खैर ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे सब पार्ट्स में है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या पार्ट आ गया, लॉज इन वेट ऑफ अ पॉटेड प्लांट, अ लीफी शूट इन अ टेस्ट ट्यूब एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यूज ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन एन लीव। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, जैसे ही आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा ये एक्सपेरिमेंट है, बहुत टफ है, इन्हें छोड़ देते हैं और क्या हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट छोड़ देंगे तो। लेकिन यकीन मानिए इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक बार आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दें या फिर एक बार कोई आपको इसे एक्सप्लेन कर देना तो आपको दोबारा से बुक उठाने की जरूरत नहीं है, आप बड़े अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि आप इसमें एक भी बार आपने रिवाइज कर लिया है तो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक तैयार हो चुका है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फाइन, उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ टू मेटल ट्रांसपिरेशन, द बेसिस ऑफ पोटेशियम एंड द एक्सचेंज ऑन आयन एक्सचेंज थ्योरी, एडेप्टेशंस इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, अ ब्रीफ आइडिया ऑफ गटिशन ब्लीडिंग, मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर चीजें आप बस एक बार सुनिएगा और सुनते ही आपको ये चीज याद हो जाने वाली है। बट फिर से बोल दूं, डिटेल्ड वे में मत जाइएगा और सिलेबस पढ़ के ही आप अटेम्प्ट करिएगा अपनी तैयारी को। ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी बुक रटने बैठ रहे हैं, प्लीज डू नॉट डू दैट। फिर आते हैं फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट पर। तो यहां पर क्या क्या था, द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू बी एक्सप्लेन्ड टू गिव एन आइडिया ऑफ द साइट ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बेस्ड ऑन पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो ये पर्टिकुलर जो सिलेबस है ये वाले मैंने आपके सारे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया, तो यू कैन गो फ्रॉम देयर। अब आ जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले पार्ट में। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड का बेसिकली पूरा डिस्कशन है। अब ब्लड में ही अगर बात कर लो तो आपको इसमें फिर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल है। मैं अगर यहां पे एक डेमो वर्जन दूं, देखिए ब्लड आपका हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है आपका जिसे हम बोल देते हैं प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट कौन सा है जिसे हम बोल देते हैं ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स। अब ब्लड कॉर्प्यूस्कल की बात कर लें तो इसमें क्या आ गए, इसमें आ जाते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, अब देखो हमारी बॉडी में हर एक चीज है जिसका इंडिविजुअल अपना अपना रोल रहता है। अब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है रेड ब्लड सेल कैसी होंगी, रेड होंगी, है ना। अब ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब ये रेड ब्लड सेल का नाम रेड दे रखा है और कलर रेड होगा तो रेड किसकी वजह से है, यहां पर प्रेजेंट है क्या, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसको रेड कलर दे रहा है। अब इसकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेल्स की बात करें तो मेल में 14% के अराउंड होना चाहिए, फीमेल्स की बात कर लें तो 12% के अराउंड होना चाहिए, है ना। अब आरबीसी है, अब ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैदा होते होंगे, कहीं ना कहीं मरते होंगे, तो ये तीनों की तीनों चीजें एक ही लोकेशन पे मिल जाती हैं, डेट इज बोन मैरो। बोन मैरो से इनका जन्म होता है, ठीक है, बोन मैरो में जन्म होता है। अब इनकी डेथ हो जाती है स्प्लीन में, बाकी की डेथ हो जा रही है कहां, डायरेक्टली ब्लड में। तो ये चीजें कुछ बेसिक बेसिक याद करनी है। ये 120 दिन तक जिंदा रह रहे हैं, है ना, इनका टाइम ड्यूरेशन अलग है ना। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है। आप प्लीज पूरे सिलेबस में डिटेल्ड वे में मत जाइएगा, बस आप इसे इस तरीके से समझिएगा कि मैं तो अपनी बॉडी के बारे में जान रहा हूं कि मेरी बॉडी में क्या क्या है ना, और किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है। अगर मैं कहानी के तौर पर पढ़ूं तो कोई भी चीज बहुत आसान लगने लगेगी। तो ये जो सिलेबस है कि अ ब्रीफ आइडिया ऑफ ब्लड कोगुलेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया। अब इसकी क्वांटिटी पूछ ली जाती है, तो अब क्वांटिटी की बात कर लें तो यहाँ पे 14 लाख के अराउंड हो गई, है ना। यहाँ पर 8000 के अराउंड, यहाँ पे प्लेटलेट्स 1.5 लाख के अराउंड। तो एग्जैक्टली वो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर में या कितना पर्टिकुलर उतने पार्ट में बिलोंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप बस एक क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में तैयार करके एक बार समझिए, उसके बाद बुक पढ़िए, बस हो गया। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। फाइन। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट अलोंग विद द नेम्स ऑफ मेन ब्लड। तो यहां पर अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आ जाती है कि हार्ट किस तरीके से ब्लड की पंपिंग करता है, इम्प्योर ब्लड कैसे प्योर हो जाता है। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कूड़ा कचरा है, नहीं, यहां पर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी के हिसाब से बता देते हैं कि डेट इज प्योर और इम्प्योर। अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम कहते हैं वो ब्लड हो गया प्योर, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो हम उसे कहते हैं वो गया इम्प्योर। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो कौन सा पार्ट यूज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, लंग्स। तो ये लंग्स का कैसे रोल आ जाता है हार्ट के साथ, तो ये सब चीजें हम अपने डेमो में या फिर क्रैश कोर्स में देख लेंगे। इसके बाद
ब्रीफ आइडिया ऑफ पल्स एंड ब्लड प्रेशर आसानी से अभी समझा देता हूं। अगर आपने हार्ट का पार्ट की बात कर लें, हार्ट जब बीट कर रहा होगा तो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, है ना, और एक बार वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, सिंपल सी बात है, अगर आप पाइप को दबा देंगे तो उसमें प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा। जब पाइप को आप पकड़े हुए हैं और ऐसे एकदम से रिलीज कर दे रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। वही चीज हार्ट के साथ हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां पर आप ये पर्टिकुलर सिलेबस के साथ कवर अप करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपका जो भी बॉडी के वेस्ट हैं वो कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जा रहे हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है, ब्रीफ आइडिया ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद फिर आ जाएगा ब्रीफ आइडिया ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है जिसमें आप पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, रेफरेंस टू the distribution of white and gray matter in the brain and spinal cord, voluntary and involuntary actions, इनकी मीनिंग along with their examples, diagrammatic explanation of the reflexive arc, along with the pathway from receptor to the effector। ये आपका सिलेबस वाले पार्ट में हो गया। A brief idea of the peripheral and autonomic nervous system in regulating body activities, ये पर्टिकुलर सिलेबस में आ गया। फिर differences between natural and acquired reflex, external and internal structure and functions of eye and ear and their various parts। फिर brief idea फिर वहां पे आई का ब्रीफ आइडिया आ गया, है ना। आई से रिलेटेड आपके डिफेक्ट्स हो गए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड सो ऑन, एग्जैक्टली है क्या ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। द कोर्स ऑफ परसेप्शन ऑफ साउंड इन द ह्यूमन ईयर, रोल ऑफ ईयर इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब ईयर कैसे बैलेंसिंग बना देता है बॉडी की, ये भी समझेंगे। फिर आपका आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। तो आपको सिलेबस में बायो में केवल ये चीजें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में रोल प्ले करने वाले हैं। फाइन। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं केमिस्ट्री वाले पार्ट में, तो अगेन जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री का भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, सारे सब्जेक्ट से सिलेबस रिड्यूस है। तो अब इसमें स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है, तो केवल और केवल आप इन्हीं पर्टिकुलर सिलेबस के साथ जाएंगे। फाइन। अब यहाँ पे एटॉमिक साइज, अब आपको पता है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, जो सेल नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। अब इसमें बेसिक सी चीज है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली किस में रिमूव हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, इससे जितना दूर जाएंगे, है ना, तो यहां पर इनमें जो आपस में बॉन्डिंग है वो क्या होती जाएगी, वो हल्की पड़ती जाएगी। अब बाकी वो डिटेलिंग खैर अभी नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी ये बेसिक सी चीजें जो आपको अगर एक बार समझ में आ गई, आपको दोबारा से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। तो ये पर्टिकुलर चीजें क्या क्या होगी कोर्स में, एटॉमिक साइज, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपके सिलेबस में आ गए। फिर इसके बाद अगर periodicity on the basis of atomic number of elements, इसमें से क्या हो गया, the study of modern periodic table up to period 3, ठीक है। periodicity and other related properties to be explained on the basis of nuclear charge and shells not orbitals। तो ये पर्टिकुलर चीजें आपकी आ गई पहले वाले पार्ट में। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया, कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की बेसिक डेफिनेशन है, और लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ये तो अगर अभी NH4+ इसकी बात कर लूँ आयन की, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक करेंगे तो प्रीवियस ईयर में एक आध साल छोड़ के ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इवन जो कैसे के स्टूडेंट्स उनके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये वाला। इसके बाद अगर बात करें आगे स्टडी ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो इसमें आपके ये पर्टिकुलर सिलेबस हो गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री से ये पर्टिकुलर सिलेबस, मोल कॉन्सेप्ट से ये, इलेक्ट्रोलिसिस से ये, तो ऐसे मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया, अमोनिया। तो ये बेसिक जो सिलेबस है जो पहले से बोर्ड ने अब रिड्यूस करके दे दिया, इससे फर्दर रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो आप इसे थोड़ा अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा, जिससे आप फालतू की चीजें ना पढ़ें। फाइन। और एक बार अच्छे से समझ लें, जिससे आपको बड़ी आसानी से जब बुक पढ़ेंगे तो इजीली आप इस सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। इन द सिमिलर वे अगर हम फिजिक्स की ओर बढ़े तो फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी में साफ क्लियर है ये पर्टिकुलर सिलेबस, है ना। इसके बाद वही लाइट में जो सिलेबस डिफाइंड है, केवल आप उतना पढ़िए, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जाने की जरूरत है ही नहीं।
साउंड में बात कर लें तो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इकोज, दे यूज सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इकोज, ये पर्टिकुलर सिलेबस हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपका ओम्स लॉ एंड ऑल, ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी में से क्या क्या आ रहा है, सब कुछ मेंशन्ड है। हीट की बात कर लें तो हीट में आपका लेटेंट हीट, लॉज एंड गेन ऑफ हीट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट फॉर द फ्यूजन ओनली। तो मतलब उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको पढ़ लो, यही स्पेसिफिकली चीज़ें पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज़ें, तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन करके दे दी है, इवन पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख सकते हैं। सिमिलर वे में मैथमेटिक्स में बात कर लें तो जीएसटी, अब जीएसटी आप जैसे ही देखते होंगे तो आपको लगता होगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होगा। बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया है तो ये मान लीजिए ये टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये फॉर्मूलेज बस आपका सवाल को ईजी करने के काम आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। आप इवन सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको बस मेरा मेन जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वही है कि सिलेबस जो रिड्यूस हो चुका है आप केवल उसके हिसाब से पढ़ें और टेंशन ना लें कि ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो कई बार टफ भी लगते हैं, क्योंकि लगता है कि इतनी सारी चीजें कैसे याद करें। तो हर चीज एक बार कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे ना तो क्या होगा, बेसिक जो फॉर्मुलेज हैं उन्हीं से आप कोई भी सवाल डिराइव कर सकते हैं। ये आपको बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि किसी एक फॉर्मूले से आप बाकी सवाल कैसे कर लेंगे। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल इसका रिकरेंट डिपॉजिट वाला एक सवाल करके दिखाऊंगा जब मैथ्स वाला अपनी क्लास ले रहे होंगे। फाइन, फिर आ जाता है अलजेब्रा वाला पार्ट। अलजेब्रा वाले पार्ट में लीनियर इक्वेशंस, जिसमें पढ़ लो ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेंशन्ड है, एक एक चीज क्लियर है कि हमें कितना कितना पढ़ना है। तो आप केवल उतना ही पढ़ें जितना कि आपका सिलेबस में मेंशन्ड है, और जितने भी डाउट्स हों आपको वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे उसी के अकॉर्डिंगली वीडियो प्रिपेयर कर सकें। और जब वीडियो प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अगले लेक्चर में दोबारा से कवर अप कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे लेक्चर खत्म हुआ करेगा मैं एक क्वेश्चन पुट अप किया करूंगा या कुछ क्वेश्चन पुट अप किया करूंगा, और जो सबसे पहले उसमें रिस्पॉन्स देगा उसके लिए कुछ ना कुछ अवार्ड फिक्स कर रखेंगे। नो डाउट केवल मैं ही नहीं, परेश सर भी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिलेबस आपके ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि एग्जैक्टली है क्या सिलेबस में। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर से, ठीक है। टिल देन, thanking you, thanks a lot.